गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए जीके और जीएस के टॉप 1000 प्लस प्रश्नों को। दोस्तों, हमारा जो है क्लास नंबर 13 रहने वाली है। दोस्तों, आप लोगों ने हमारी पिछली वाली सभी क्लासों को नहीं देखा है तो इसका जो आपको लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जीडी की, उसको आप लोग देख लीजिए पेपर से पहले। पूरे 40 नंबर की दोस्तों जिम्मेदारी हम आपके लिए लेते हैं। भाई दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं आज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये रहा आज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष खाली स्थान से लिया जाता है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। देखिए दोस्तों, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 2 है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है दोस्तों, ठीक है, वो आपको वित्तीय वर्ष लिया जाता है भारत में। ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड इसमें का सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आइए दोस्तों, बात करते हैं अब इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। देखिए, वही है, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट्स। देखिए दोस्तों, आपका जो है यह भारत में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत और पालन किए जाने वाला वित्तीय वर्ष चक्र है। इसे राजकोषीय वर्ष के रूप में भी जाना जाता है और इसका उपयोग लेखांकन, बजट और कराधान उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, आज भी बात करते हैं और एक पॉइंट के बारे में। अब दोस्तों, कहें सीधे शब्दों में कहें तो वित्तीय वर्ष वह 12 महीने हैं जिसके दौरान राजस्व अर्जित किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अर्जित राजस्व का मूल्यांकन 1 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ था। दोस्तों, ये क्या है, PYQ का है, इसलिए आपको इसमें 2022-23 को दिख रहा है नाम। ठीक है, फिर है कंपनियों और अन्य संगठनों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग, इसका एक उपयोग है। फिर दोस्तों, आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। देखिए, अगला है कुडनकुलम। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बिहार। देखिए दोस्तों, इसमें सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु हो जाएगी, जो है तमिलनाडु में स्थापित है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। फिर आइए दोस्तों, बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों, अगला है वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग खाली स्थान वर्ष पहले हुई थी। यह पूछ रहा है ऋग्वेद की रचना कब हुई है, बताना है। 2500 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले। तो जो ऋग्वेद की स्थापना है वो 3500 यानी 3500 वर्ष पहले जो है इसकी स्थापना लगभग हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है 3 सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने जो है हमारी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो अभी दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप दोस्तों जो है इस वीडियो में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बताएंगे आपको जो है वीडियो में आगे। और आप लोग वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आप लोग के मन में अगर कोई भी डाउट्स रह जाता है इस वीडियो को देखने के बाद तो उसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम आपको जो है डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बात करते हैं फिर हम अगले प्रश्न पर। उससे देखते हैं इसमें कुछ की पॉइंट्स यानी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, देखिए, ऋग्वेद चारों वेद में सबसे पुराना है, आपको क्वेश्चन बताया है। इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को समर्पित भजन है और यह प्रारंभिक
भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह संस्कृत के प्रारंभिक रूप में लिखा गया है और उस समय के धार्मिक रीति रिवाजों और सामाजिक संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों हम, देखिए कह रहे हैं ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है जिन्हें मंडल के रूप में जाना जाता है। यह किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने ज्ञात ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद के भजन आज भी हिंदू धार्मिक समारोहों के दौरान पुजारियों द्वारा गाए जाते हैं। फिर देखिए दोस्तों और क्या है, वेदों को हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ माना जाता है और यह हिंदू धार्मिक शिक्षाओं की नींव बनाते हैं। दोस्तों क्या है, ऋग्वेद। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। देखिए अगला है फाटोरोपा जात्रा। फाटोरोपा जात्रा और मांडो उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, गोवा। देखिए इसका जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर 4 गोवा हो जाएगा। फाटोरोपा जात्रा और मांडो उत्सव का संबंध है गोवा से है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला है साई-खोम मीराबाई चानू एक खाली स्थान है। भारतीय भारोत्तोलक यानी इंडियन वेट लिफ्टर, भारतीय पहलवान इंडियन रेसलर, भारतीय मुक्केबाज इंडियन बॉक्सर, भारतीय साइकिल चालक इंडियन साइकिलिस्ट। देखिए दोस्तों ये जो है साई-खोम मीराबाई चानू है एक भारतीय भारोत्तोलक यानी इंडियन वेट लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टर, ठीक है, इंडियन वेट लिफ्टर हैं कौन? साई-खोम मीराबाई चानू। अब दोस्तों ये बात करते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। देखिए उसने जीत हासिल की विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक इनके नाम है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं हम इनके बारे में। तो उन्होंने भारत के लिए पहला पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में 24 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता था। 49 में जीता, 202 किलो कुल जो जीता है। उसमें संबंध है वह इम्फाल मणिपुर की रहने वाली हैं। तो इनका जो संबंध पूछ सकता है किस राज्य से है, तो इम्फाल और मणिपुर हो जाएगा। उन्हें सम्मानित किया गया वर्ष 2018 के खेल के लिए रत्न से, ठीक है, खेल रत्न से। तो आपके लिए अतिरिक्त जानकारी, मीराबाई चानू की प्रमुख उपलब्धियां, टोक्यो ओलंपिक में रजत जीता है किसकी कैटेगरी में, तो 49 किलो कैटेगरी में। फिर 2020 ताशकंद एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, वो भी 49 किलो कैटेगरी में। 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में जीता 48 में। दोस्तों क्या बहुत ही मेडल जीते हैं। फिर है 2017 में आनाहेम विश्व चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक, वो भी 48 किलो की कैटेगरी में। फिर 2014 ग्लासगो, ठीक, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जो है कांस्य जीता है रजत पदक 48 में। देखिए दोस्तों क्या है बहुत ही मेडल जीता है, ठीक है, रजत गोल्ड स्वर्ण सभी जो है जीत के रखा हुआ है, इसलिए इनको आपको बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है, कह रहे हैं अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में खाली स्थान पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों बात करते हैं किसमें जीता है, स्वर्ण है, कांस्य है, रजत है कि ये दोनों है, ठीक है। देखिए दोस्तों सही जवाब क्या है, तो सही जवाब जो होगा स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण पदक जो है सही जवाब हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने जीता हुआ है, उसको जीत कर जो है इतिहास रच दिया है। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला है, किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं? स्कीटिंग शूटिंग, तीरंदाजी, राइफल शूटिंग, बेथलॉन।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, राइफल शूटिंग में जो है ये होता है। ऑप्शन नंबर जो है थर्ड बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो है 10 मीटर या 25 मीटर या 50 मीटर से है दूर खड़े होकर लक्ष्य को साधा जाता है, निशाने को। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं दोस्तों इसमें हम कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो राइफल शूटिंग एक प्रकार की शूटिंग खेल है जिसमें एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर शूट करते हैं। राइफल शूटिंग में सटीकता और परिशुद्धता महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतियोगी विभिन्न दूरियों पर लक्ष्यों की एक श्रृंखला को हिट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर देखिए राइफल शूटिंग में विभिन्न श्रेणियों और घटनाएं होती हैं जैसे एयर राइफल और स्मॉल बोर राइफल, प्रत्येक के विशिष्ट नियम और उपकरण हैं। फिर देखिए क्या है इसमें और है, देखते हैं और पॉइंट क्या है। इस खेल को क्या कह रहे हैं देखते हैं। इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो दुनिया भर के प्रतियोगिताओं के लिए मानक और नियम निर्धारित करता है। ठीक है, ISSF। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला है जन औषधि ट्रेन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कब हरी झंडी दिखाई थी? 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2020 में। देखिए इसका जो सही जवाब है 2023 में दिखाई हरी झंडी, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आपके लिए एक बिग सूचना है कि आप अगर SCGD के 2024-25 के स्टूडेंट हैं तो अपनी कमर को कस लीजिए। ठीक है, स्टूडेंट आप लोग अपनी जो कमर कस लीजिए। आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब जो है आपको 3 सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा। पहला सब्जेक्ट आपको जो है GK और GS है। ठीक है, और उसका सब्जेक्ट नंबर सेकंड है वो आपका हिंदी होने वाला है। ठीक है, और जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों वो आपके लिए रीजनिंग है। ठीक है, क्या रीजनिंग, तो यानी अब दोस्तों आपको जो है 60 नंबर की तैयारी यहीं से होने वाली है। रीजनिंग, GK GS हिंदी। हो सके दोस्तों तो आपके लिए हम जो है बहुत ही जल्द आपके लिए मैथ की क्लास की व्यवस्था कर देंगे, आपको जो है कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आपको इसका जो है टाइम टेबल आपको बता दिया कि इस क्लास कब चलेगी। बात करें अपने GK GS क्लास के बारे में, ठीक है, जो हमारी चल रही है लगातार कंटिन्यू सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं हमें। दोस्तों इसकी जो टाइमिंग है वो 6 बजे से हटा के, ठीक है, इसकी जो टाइमिंग वो 5 बजे कर दी गई है। पहले से जो पुरानी टाइमिंग थी वो 6 बजे थी, लेकिन इसकी अब न्यू टाइमिंग है दोस्तों वो 5 बजे कर दी गई। तो आपको रोज़ शाम 5 बजे जुड़िए और अपनी SSCGD के GK GS की प्रैक्टिस और करें। ठीक है, रोज़ शाम 5 बजे, वही संडे मतलब मंडे से या सोमवार से शनिवार, बोले तो मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास चलती है शाम 5 बजे SSCGD के GK GS की प्रैक्टिस सेट की। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो आपका अगला है अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह खालिस्तान सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देशक है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, बौद्धिक। देखिए जो है गांधीवादी होगा, ऑप्शन नंबर 2 गांधीवादी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है नेपाल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 नेपाल। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है भारतीय संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक
मूल अधिकार क्षेत्र देता है? 31, 13, 32, 226। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 32 विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं कि हम अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें खाली स्थान महिला जनसंख्या थी। यानी से क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या पूछ रहा है प्रतिशत में। 44.5%, 46.5%, 42.5%, 48.5। तो देखिए सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 4 48.5% थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं कि हम इसमें के भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें 48.5% महिलाएं। यानी 2011 में भारत में महिलाओं की जनसंख्या 587.7 मिलियन थी, वहीं पुरुषों की संख्या 632.2 मिलियन थी। ठीक है, प्रतिशत पूछेगा तो इतना, अगर पूछेगा मिलियन में तो इतना। ठीक है, आइए बात करते हैं जनगणना के बारे में कुछ और जानकारी। जनगणना एक दासकी अभ्यास है। जनगणना का काम गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय करता है। ठीक है, फिर जनगणना से जुड़े आंकड़े जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक मापदंडों से जुड़े होते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 थी, वहीं पुरुषों की जो है साक्षरता दर 74.04% थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6% थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में शहरीकरण का स्तर 31.16 था, वहीं ग्रामीण आबादी का अनुपात 68.84% था। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है रिक्की केज। रिक्की केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता है? ठीक है, रिक्की केज। ठीक है, सही जवाब है डिवाइन टाइड्स। ठीक है, डिवाइन टाइड्स के लिए जो है रिक्की केज को तीसरा ग्रैमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए हमारे साथियों अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? अनुच्छेद 30-35, अनुच्छेद 60-65, 25 से 28, 21 से 24। तो देखिए इसमें का जो सही जवाब क्या है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 25 से 28 का जो संबंध है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है। फिर आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि 2011 में एक दिवसीय व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, केवल श्रीलंका, बांग्लादेश, केवल भारत। जो इसकी मेजबानी दोस्तों 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप की वो 3 देश मिलकर किए थे, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। ठीक है, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश जो है इसकी मेजबानी की हुई थी। फिर दोस्तों हम बात करते हैं इसमें हम कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो कह रहे हैं साल 2011 के एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से की थी। यह क्रिकेट विश्व कप का 10वां संस्करण था। इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीम शामिल हुई थी और 49 मैच खेले गए थे। ठीक है, और देखिए क्या है इस टूर्नामेंट से जुड़ी कुछ खास बातें। तो इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 2 अप्रैल 2011 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। इस मैच में
भारत ने श्रीलंका को हराया था और जो अपना दूसरा ओडीआई वर्ल्ड कप को जीता हुआ था। इस टूर्नामेंट में भारत की जीत में MS धोनी की नवाद 91 रनों की पारी अहम भूमिका निभाई। युवराज सिंह ने हरफा मावला यानी मतलब से अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है, हरफन मावला प्रदर्शन किया था और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। फिर और देखिए गया है, अपने आखिरी विश्व कप में खेल रहे सचिन तेंदुलकर ने 482 रन बनाए थे, जो टूर्नामेंट में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे ज़्यादा रन था। इस टूर्नामेंट के मुख्य कोच गैरी कर्स्टन थे, गैरी कर्स्टन, ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़िता होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल जाती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, भाप, O2। देखिए दोस्तों इसमें सही जवाब जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते साथियों हम अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है, खालिस्तान नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य केरल से हुई है। केवल कुचिपुड़ी, केवल कथक, केवल मोहिनीअट्टम या कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों के रूप में? सही जवाब जो है कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों जो है मोहिनीअट्टम विशेषता महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है, बोले तो फीमेल द्वारा, ठीक है, महिला। और जो कथकली है विशेषता मेल द्वारा किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना भस्मासुर वाला गाना, मोहिनी के रूप लेके आती हैं, ठीक है, भस्म को जो भस्म कर देने के लिए। तो फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला है, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के दो मुख्य रूप क्या हैं? ठीक है, कोटा और सब्सिडी, प्रशुल्क और कोटा, प्रशुल्क और मूल्य नियंत्रण, प्रशुल्क और सब्सिडी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है, प्रशुल्क और कोटा जो है इसको को है विदेशी व्यापार से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बचाया जाता है, प्रशुल्क और कोटा। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। तो अगला है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? 1942, 1932, 1952 या 1922? देखिए दोस्तों क्रिप्स मिशन जो है 1942 में ही भारत आ गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 1942 सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है, देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के प्रमुख सचिव और खालिस्तान शामिल हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री, भारत के कैबिनेट सचिव या भारत के राजस्व सचिव या दिल्ली के प्रधान गृह सचिव? देखिए दोस्तों सही जवाब जो है दिल्ली के प्रधान गृह सचिव सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हमने क्या है आज के इन 1000 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों को किया है। कितने प्रश्नों को? 20 प्रश्नों को। दोस्तों मैंने आपको जो है लगभग सही प्रश्नों के फैक्ट बताए हैं, तो मान सकते हैं दोस्तों को हमने जो है इस वीडियो का मतलब हुआ जो है 1000 या बोले तो 50 प्रश्न तो कवर किए ही हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपको जो प्रतिदिन ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे जो आपके SSGD 2025 में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों आपको फिर से बता दें कि हमारी जो जीके जिस क्लास है SSGD 2025 के लिए मंडे टू बोले तो सैटरडे, ठीक है, चलने वाली है। इस क्लास में दोस्तों आपको जो है आपको जो टाइमिंग थी वो पुरानी टाइमिंग हमारी शाम को 6 बजे थी, लेकिन ये टाइमिंग शाम 6 बजे से हट के आपको जो है शाम 5 बजे कर दिया गया है। तो आप लोग शाम को 5 बजे जुड़ सकते हैं हमारी क्लास सबसे पहले देखने के लिए।
अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास जो है अच्छी लगती है तो वीडियो को जो है लाइक कर दिया करिए, ताकि हम लोग दोस्तों आपस में मोटिवेट होते रहें और आपको जो क्लास ऐसे दिन लगातार चलती रहे। और वीडियो को भी जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और सब लोग मन में अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो इसको आप लोग जो है कमेंट बॉक्स नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करें, ताकि आप कुछ डाउट को जो है क्लियर कर सकें। दोस्तों आपको बता दें, आपके जो है हमारे इस चैनल पे 3 सब्जेक्ट की तैयारी शुरू होने वाली है। पहला सब्जेक्ट हमारा हो गया जीके और जीएस, ठीक है। जो है सब्जेक्ट नंबर 2 है वो हमारा हिंदी है, ठीक है। और सब्जेक्ट नंबर 3 है वो हमारी रीजनिंग की क्लास है। दोस्तों इसकी क्लास चल रही है और इन दोनों क्लास जो आपके लिए बहुत जल्द आने वाली है, हिंदी और रीजनिंग के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों आपसे मिलते हैं हम फिर अगले